नमस्कार, आपका डॉक्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ श्वेता अरुणा मल्होत्रा। यदि आपकी छाती में दर्द रहता है, खांसी में खून आता है, आप थकान महसूस करते हैं, रात में पसीना आता है और ठंड लगती है, तो आप टीबी से ग्रसित हो सकते हैं। फ्लू की तरह हवा के जरिए फैलने वाले बैक्टीरिया से टीबी होता है। ये एक संक्रामक बीमारी है और किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से ही फैलती है। इसके अलावा एचआईवी के मरीजों, अस्पताल में काम करने वाले लोगों और सिगरेट पीने वालों में इसका खतरा ज्यादा होता है। हेल्दी इम्यून सिस्टम के जरिए टीबी बैक्टीरिया से लड़ा जा सकता है, लेकिन अगर आपको एचआईवी, डायबिटीज, किडनी की बीमारी, सिर या गर्दन का कैंसर है या फिर आपका वजन बहुत कम है, तो आपको ये बीमारी आसानी से हो सकती है। इसके अलावा आर्थराइटिस, क्रॉनिकल डिजीज और सोराइसिस की दवाएं लेने वालों में भी टीबी होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। तो किस तरह से आप इस बीमारी से बच सकते हैं, और यदि आपको इसके कुछ सिम्टम्स हैं भी, तो फिर समय रहते क्या उपचार किया जा सकता है, इस सब बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि हरियाणा सरकार किस तरह से प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को कैसे मजबूत कर रही है और किस तरह से ये सेवाएं जन जन तक पहुंच रही हैं। तो लगातार हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से ट्यूबरक्लोसिस जो है वो होता है, मरीजों को किस तरह की सुविधाएं मिल रही हैं। मनोहर सरकार किस तरह के प्रयास कर रही है जो कि बेहद असरदार है। जागरूकता मुहिम का असर भी दिख रहा है। जांच के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप लगाए जाते हैं। अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की नियुक्ति हुई है। सीएससी और पीएससी केंद्रों पर सरकार ने सुविधा बढ़ा दी है। उम्मीद केंद्र के माध्यम से टेली काउंसलिंग शुरू की गई है। 15 जिलों के उम्मीद केंद्र काउंसलर्स के नंबर जारी किए गए हैं। 1000 हेल्थ वेलनेस सेंटर खोलने का ऐलान भी किया गया है। हर सिविल अस्पताल में कम से कम 200 बेड की योजना है। 350 चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति भी की गई है। तो हेल्थ को लेकर मनोहर प्रयास जो है वो मनोहर सरकार की ओर से लगातार किए गए हैं। हरियाणा कैशलेस स्वास्थ्य योजना की भेंट भी दी गई है। अल्ट्रासाउंड और डायग्नोस्टिक सेवाएं जो है उनका विस्तार किया गया है। हर अस्पताल में आईसीयू, प्राइवेट रूम्स बनाए गए हैं। पत्रकारों समेत 8 वर्गों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिया जा रहा है। तो हेल्थ को लेकर मनोहर प्रयास, घर पर ही मुफ्त चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाई जा रही है। 408 एम्बुलेंस हर समय उपलब्ध रहती हैं। 232 अतिरिक्त एम्बुलेंस खरीदने का ऑर्डर भी दिया गया है। 27 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस जो है वो काम कर रही हैं। घर पर इलाज के लिए 12 मोबाइल यूनिट मौजूद हैं। घर पर ही मुफ्त चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाई गई है। 408 एम्बुलेंस हर समय उपलब्ध रहती है। तो मनोहर सरकार और प्रयास बेहद असरदार, जिसका फायदा जन जन तक पहुंच रहा है। तो इसी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर शिवम परमार, जो कि एमबीबीएस हैं, डीएनपी जनरल मेडिसिन। बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी शिवम जी आपका। शिवम जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मैं शिवम नहीं बोल रहा जी। मैं तो कहीं और से बोल रहा जी, गलत मिले नंबर जी। तो लगता है कि टेक्निकल फॉल्ट की वजह से नंबर गलत जगह पर मिल गया है। इसी बीच अपने दर्शकों को हम बता दें कि डॉक्टर बीएन शर्मा जो हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर बीएन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर बीएन शर्मा, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बीएन मिश्रा, डॉक्टर बीएन मिश्रा, MISHRA। बीएन मिश्रा जी। बीएन मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट में। नमस्कार जी। बीएन शर्मा जी, आपसे जानना चाहूंगी, ट्यूबरक्लोसिस की हम बात कर रहे हैं। टीबी किस वजह से होती है, क्या कारण रहते हैं? एक बैक्टीरिया है जिसको माइकोबैक्टीरियम बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस का कारण होता है वो बैक्टीरिया। और इसलिए डिफरेंट टाइप से इसके इन्फेक्शन होते हैं। सबसे ज्यादा होता है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जो सांसों की फेफड़ों में जाके बैठ जाता है और एक इन्फेक्शन कराता है, और जिसको टीबी का, छाती का ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं जी। इसी तरह यदि ये बैक्टीरिया कहीं और अंगों में चला जाए, जैसे ब्रेन में या आंखों में या स्वर ग्रंथि में या पेट में, तो वो वहाँ पे भी इन्फेक्शन कराता है। उस एक तरह के टीबी को उस भाग का टीबी कहते हैं। जैसे ब्रेन का टीबी
पेट का टीबी या हड्डी का टीबी जी। या फेफड़े का टीबी। ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरिया होता है जिसके कारण। जी जी बीएन मिश्रा जी, आपके रोकना चाहूंगी, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं बहादुरगढ़ से। संजीव जी ने हमें कॉल किया है। जी संजीव जी बताइए। मैम मुझे खांसी होती है और कई कई दिन इकट्ठी रहती है, कैसे पता लगे कि ये वैसे है या नॉर्मल है या टीबी वगैरह के बारे में? जी बीएन मिश्रा जी आपसे सवाल पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि खांसी रहती है, किस वजह से बहुत होती है? अच्छा क्वेश्चन है ये। जी। किसी को भी खांसी होता है तो उसके मन में आता है कि क्या ये साधारण खांसी है बिल्कुल। या हमारे तो किसी तरह का ट्यूबरकुलोसिस का भी लक्षण है। तो कोई भी खांसी यदि 2 से 3 हफ्ते से ऊपर रहता है तो उसमें शक करना चाहिए। और इस तरह के जो ट्यूबरकुलोसिस वाली खांसी होती है उसमें हल्का बुखार आता है। शुरू में तेज बुखार आ सकता है लेकिन बाद में हल्की खांसी ये बुखार रहती है, जी। थकावट रहती है और थोड़े से वजन में कमी आती है। इस तरह के लक्षण में हम लोगों को जांच करानी चाहिए ट्यूबरकुलोसिस का। जी तो लगता है ट्यूबरकुलोसिस के जांच के लिए हम लोग मेनली इसको सलाह देते हैं कि एक तो आप ESR करा लें, दूसरी एक एक्सरे करा लें, एक्सरे छाती का यदि खांसी है तो, और दूसरा आप उसमें एक टीबी का बलगम का टेस्ट होता है वो करा लें, जिससे क्लियर हो जाता है कि इनमें टीबी का कोई कीटाणु है या नहीं है। जी तो आशा करते हैं कि संजीव जी को अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। हमारे साथ शिवम परमार जी भी जुड़ गए हैं, जो कि MBBS हैं DNB जनरल मेडिसिन में। शिवम परमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। जी शिवम जी, हम बात करें ट्यूबरक्लोसिस की, और जिस तरह से बताया जाता है कि खांसी बहुत ज़्यादा रहती है, और यदि हम बात करें अभी हाल ही में जैसे से कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है, उसके भी हम सिम्टम्स देखते हैं कि सबसे ज़्यादा गले पर अटैक होता है, गले में खराश होती है, गले में दर्द होता है, खांसी शुरू हो जाती है। तो लोगों में ये संशय रहता है कि कहीं हमें टीबी तो नहीं हो गया। तो किस तरह से इसे डिफरेंशिएट किया जाए? मैडम टीबी के एक्चुअल में सिम्टम्स खांसी के अलावा भी काफी सारे होते हैं। जी। और जैसे फीवर आना होता है, साथ में वेट लॉस हो जाता है उनका, खांसी मोस्टली 15 डेज से ज्यादा होती है उनको, जी। सांस में दिक्कत स्टार्ट हो जाती है और खांसी उनको थोड़ी बलगम वाली होती है। कई बार उनको बलगम में ब्लड भी आने की संभावना रहती है। और ऐसा अगर कोई फैमिली हिस्ट्री है, कोई आस पड़ोस में किसी को टीबी है, उससे कांटेक्ट में अगर आता है कोई, तो उनको चांसेस है कि वो उसको इन्फेक्शन एक्वायर कर सकता है। जी। फिर उसके लिए आप डायग्नोसिस के पे जा सकते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, ब्लड टेस्ट है, ESR एक्सरे वगैरह है, स्पूटम टेस्ट करा सकते हैं बलगम का अपना, तो उसके बेसिस पे आप आगे टीबी का डायग्नोसिस कर सकते हैं। जी बीएन मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से बताया कि किस तरह से डिफरेंशिएट जो है वो होना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर बीमारी किस में ज़्यादा देखने को मिलती है? बताया जाता है कि जिसको HIV है उसको ज़्यादा इस तरह की बीमारी जो पकड़ लेती है। अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है तो आप ट्यूबरक्लोसिस के शिकार हो सकते हैं। तो किस तरह के लोगों को सबसे ज़्यादा ट्यूबरक्लोसिस होता है? देखिए, इसमें होने के लिए तो किसी को भी हो सकता है, क्योंकि हमारे इंडिया में इसकी परसेंटेज टीबी वाले पेशेंट की ज़्यादा है, और वैसे उनके स्टूडेंट से निकलता है जो एयर में रहता है, तो उन लोगों को ज़्यादा होता है जिनकी इम्यूनिटी कम रहती है, चाहे वो डायबिटिक हो या HIV इन्फेक्टेड हो या किसी ड्रग एडिक्ट हो। किसी भी तरह से यदि उनकी इम्यूनिटी कम है, चाहे बीमारियों के कारण या आदतों के कारण या उनके लाइफस्टाइल के कारण, तो इन लोगों को जिनकी इम्यूनिटी कम है उसमें ये इन्फेक्शन जल्दी पकड़ने की संभावना रहती है। जी। अदरवाइज बहुत सारे स्वस्थ आदमी जो होते हैं उसमें एक्सपोजर होने पे भी उनको तुरंत कोई सिम्टम्स नहीं आते, वो उसको काउंटर करने के लिए उनका बॉडी तैयार रहता है। जी। तो बहुत जो वैक्सीन बचपन में उससे भी प्रोटेक्शन होते हैं। तो ये उन लोगों में बहुत ज्यादा देखा गया जिनकी किसी भी कारण से इम्यूनिटी कम है। आपने सही बताया, जैसे HIV हुआ, डायबिटीज हुआ या कोरोना, किसी भी कारण से इम्यूनिटी कम है जी, तो उनमें सेकेंडरी इन्फेक्शन के रूप में टीबी होने की संभावना रहती है। बिल्कुल। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, दृष्टि ने कॉल किया बहादुरगढ़ से हमें। दृष्टि, स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहती हैं? दृष्टि, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अपना सवाल पूछिए दृष्टि। तो लगता है कि दर्शक से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। लगातार अपने दर्शकों को हम बता दें कि आप भी इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, अपनी समस्याएं हमें बता सकते हैं, डॉक्टर साहब से
परामर्श भी ले सकते हैं। तो लगातार हम ट्यूबरक्लोसिस की बात करें कि किस वजह से ये होता है, किस तरह से आप ट्यूबरक्लोसिस से बच सकते हैं, तो हमारे साथ शिवम परमार जी भी जुड़े हुए हैं। शिवम जी, देखा जाए तो लाइफस्टाइल डिजीज आजकल ज़्यादा हो गई हैं। हम अपने खाने पे ध्यान नहीं रखते हैं, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, व्यायाम का समय नहीं है लोगों के पास में, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि लाइफस्टाइल डिजीजेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो किस तरह से इन डिजीजेस को, और साथ ही साथ ट्यूबरक्लोसिस की हम बात करें तो किस तरह से अपने डेली रूटीन में बदलाव करना चाहिए जिसको लेकर के हम ट्यूबरक्लोसिस हो या फिर कोई और बीमारियां हो उससे हम बच सकें? देखो मैडम, फूड के साथ साथ जो उनकी हैबिट होती है, जैसे अल्कोहल होता है या स्मोकिंग होती है, जी। तो सबसे ज्यादा प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर तो स्मोकिंग माना जाता है कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको सबसे ज्यादा चांसेस है वो ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है। एंड जो आजकल की जो डाइटरी हैबिट्स है जिसमें जंक फूड ज्यादा होते हैं, ऑयली फूड्स होते हैं या फिर शुगर वाला पार्ट होता है, एंड वो जो लोग जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है कि बीच उनको डायबिटीज है, तो उनको इन फ्यूचर डायबिटीज होने के चांसेस रहता है। एंड डायबिटीज इज वन ऑफ द predisposing factor for the tuberculosis, तो जिसमें इम्यूनिटी कम हो जाती है और सेकेंडरी इन्फेक्शन ट्यूबरक्लोसिस लाइक उनको कंटिन्यू होने के चांसेस रहते हैं। जी। तो एडवाइस तो यही है कि भी स्मोकिंग अवॉइड करें एंड जंक फूड ज़्यादा ना खाएं। बिल्कुल, स्मोकिंग अवॉइड करें, जंक फूड ज़्यादा ना खाएं। इस तरह की आप छोटी छोटी अगर चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो ट्यूबरक्लोसिस से बच सकते हैं। रोहतक से हमारे एक दर्शक जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। जितेंद्र, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हेलो मैम। जी जी, बताइए, सवाल बताइए। बोल रही है। हेलो मैम। जी, सवाल बताइए। जी, मैं सुन पा रही हूँ आपको। जी, वो मेरी गुड़िया है एक 10 साल की है मैम। पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। उसका खांसी जुकाम हो रहा है कई दिन से मैम, उसके लिए क्या करना चाहिए हमें? एकदम से बन जाता है खांसी जुकाम। छोटी बच्ची है? छोटी बच्ची बता रहे हैं आप? क्या मैम? आपकी बच्ची है, कितने साल की है? जी, 10 साल की है मैम बच्ची। 10 साल की है। जी, मैं बीएन हाँ मिश्रा जी से गुजारिश करूंगी कि वो जरा सवाल का जवाब दें। 10 साल की बच्ची है, खांसी जुकाम ज्यादा रहता है, दर्शक पूछना चाहते हैं। ये मैडम की बच्ची जो है खांसी से परेशान है जी। अब ये खांसी दो तरह के होते हैं। एक तो रिसेंटली अभी किसी इन्फेक्शन के कारण हुआ है या पुरानी खांसी आ रही है। बिल्कुल। और इसको जानने के लिए शुरुआत में हम लोग इनसे बेसिक जांच करते हैं, जिसमें टीबीसी कहते हैं, एलर्जी का टेस्ट कहते हैं और एक्सरे करते हैं। और एक एक्सरे नाक कान गले का भी होता है, जिससे ये पता चलता है कि ये मौसम के कारण, साइनस के कारण या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कारण इनकी खांसी हो रही है, जो बच्चों में काफी कॉमन है, किसी एलर्जी के कारण हो जाता है खांसी। दूसरा एक्सरे चेस्ट से ये पता चलता है कि छाती में कोई इनके स्पॉट्स तो नहीं बन रहे हैं, दाग तो नहीं बन रहे या इन्फेक्शन तो नहीं लगे। यदि उनके लगे रहते हैं तो फिर इसकी फर्दर एनालिसिस होती है, जांच होती है कि ये कहीं कोई ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन तो नहीं। तो पहले हम लोग रूल आउट करते हैं कि ये सीजनल कोई इन्फेक्शन तो नहीं, साइनस का कोई बीमारी तो नहीं या एलर्जी की कोई बीमारी तो नहीं। और इसमें रूल आउट करने के बाद हम लोग जरूरत पड़ता है तो ट्यूबरकुलोसिस की भी जांच की सहायता कोई सलाह देते हैं, जिसमें कि बलगम की जांच होती है, PSR होता है और टीबी नेट कहते हैं उसको, जिससे पता चल जाता है कि उनको टीबी का कोई लक्षण बच्चे में है। बिल्कुल, टेस्ट और डायग्नोस से पता चलता है कि किस तरह की खांसी है, क्योंकि खांसी भी कई प्रकार की देखी जाती है। तो आशा करते हैं आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। शिवम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम जी, लगातार हम बात कर रहे हैं, जिस तरह से खांसी की हम बात कर रहे हैं, खांसी भी कई तरह से होती है। किसी को टॉन्सिल्स हैं तो उसे खांसी हो जाएगी, एलर्जी से भी खांसी होती है, ब्रोंकाइटिस जो है वो भी एक खांसी की वजह से ही होता है। तो किस तरह की खांसी जो है उसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं और किस तरह से जो सिम्टम्स हैं वो अलग होते हैं इसके? तो उस चीज में ये होता है कि आप पर्टिकुलर कोई एलर्जी होती है, मोस्टली लोगों को डस्ट से एलर्जी होती है, जो हाउस होल्ड होती है। किसी घर में कारपेट्स लगे हुए या किसी घर में पेट्स जो होते हैं कि जिसमें डस्ट माइट्स जो है वो छुपे रहते हैं और उनको कॉन्स्टेंटली जब भी कॉन्टेक्ट में आते हैं तब उनको खांसी होती रहती है। ये खांसी जो होती है ज्यादातर जो होती है ड्राई होती है, जिसमें मीन्स कोई बलगम नहीं निकलती है। एंड जो ट्यूबरकुलोसिस को रिलेटेड जो हम बात करते हैं तो उसमें जो खांसी ज्यादातर बलगम वाली होती है, जिसमें
एंड अर्ली मॉर्निंग जो होता है उनको स्पूटम ज्यादा आता है। जी जी स्पूटम मोस्टली जो होता है येलोविश टाइप का होता है, कई बार उसमें जैसे ब्लड स्ट्रिक्स होती है या फ्रैंक ब्लड होने के चांसेस रहते हैं। जी। तो सीजनल भी आप देखते हैं कि सीजनल खांसी भी बहुत ज़्यादा होती है, कोल्ड कफ जो है नॉर्मली देखा जाता है कि जैसे सीजन चेंज होता है वैसे ही कोल्ड कफ देखने को मिलता है, तो उसका क्या कारण रहता है? मैडम सीजनल जो मोस्टली जो होती है उन लोगों में ज्यादा होती है ओल्ड एज में जो स्मोकिंग करते हैं, जी जी और जो ठंडे इलाके में रहते हैं जिसमें ह्यूमिडिटी और कोल्ड ज्यादा होती है, तो जी वो वाली एयर उनके जो लंग्स और ट्रेकिया जो होती है उनको इरिटेट करती है, जी और उस टाइम पे उनको ज्यादातर विंटर सीजन में ज्यादा खांसी होती है। जी। जितेंद्र हमारे से जुड़ गए हैं रोहतक से। जितेंद्र, स्वागत है आपका खबर फास्ट में, बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैडम एक हफ्ते से मुझे खांसी हो रही है और मेरे गले में भी दर्द हो रहा है, तो ये किस चीज के सिम्टम्स है? जी डॉक्टर शिवम हाँ जी। आपको जो खांसी हो रही है उसके साथ कोई फीवर भी आ रहा है या सांस की दिक्कत हो रही है? जी खांसी हो रही है उनको। सिर्फ खांसी हो रही है? देखो अभी रीजन तो बहुत सारे हैं आजकल, ठंड भी ज्यादा हो रही है, विंटर सीजन है, तो एक ठंड भी हो सकती है जिससे खांसी हो रही हो। अगर आपको फिर भी लगता है एविडेंस करना हो तो आप बेस्ट है कि आप अपना एक एक्सरे चेस्ट करवा लीजिए, साथ में सीबीसी है, ईएसआर है, और अगर बलगम आ रहा है तो बेस्ट कि आप स्पूटम सेबिनार करवा लीजिए, जिससे पता चले कि आपकी खांसी किस टाइप की जी सिरसा infectious से है एक या फिर दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, बंटी जी ने हमें कॉल किया है। बंटी जी स्वागत है आपका, बताइए। मैम पिछले कुछ महीनों से मुझे खांसी आ रही है और बलगम भी आ रहा है खांसी के साथ। जी हाँ जी, मैं पूछना चाह रहा था डॉक्टर से डॉक्टर कि बी एन क्या मिश्रा जी, ये टीबी के लगातार हम लक्षण? देख पा रहे हैं कि जो चेंजिंग मौसम है उस वजह से सीजनल बीमारियां हैं, ये बार बार जो है खांसी को इस समय पे होती है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दो तरह के होते हैं। यदि ये अभी 2-4 दिनों से हो रहा है तो फ्लू के कारण भी हो सकता है खांसी, और यदि उसमें खांसी में मारे हैं और उसका कलर पीले रंग का है आ रहा है या जी चौक कलर का हो रहा है, इसका मतलब ये खांसी पुराना भी हो सकता है, छाती में इन्फेक्शन गया हो। इस कंडीशन में या तो शुरू में यदि 2-3 दिन का है तो आप सिंपल फ्लू की तरफ जो इलाज होता है वो कर लें। यदि खांसी ठीक हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो आप यदि बलगम आ रहे हैं तो आपको बलगम के टेस्ट कराने होंगे और एक्सरे कराने होंगे, जिससे ये पता चल जाए कि ये सिंपल फ्लू है या फिर कोई और भी इन्फेक्शन है। जी। तो लगातार अपने दर्शकों को हम टीवी स्क्रीन पर अपने नंबर फ्लैश कर रहे हैं, आप भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी समस्याएं हमसे शेयर कर सकते हैं और समस्याओं का समाधान भी पा सकते हैं। लगातार हम ट्यूबरक्लोसिस की बात करें कि किस वजह से ट्यूबरक्लोसिस होता है, क्या कारण रहते हैं और क्या उपचार इसका हो सकता है। तो शिवम परमार जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शिवम जी, आपसे जानना चाहूंगी, संक्रमण की वजह से ट्यूबरक्लोसिस होता है और जिससे संक्रमण जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी ये ट्रांसफर होता है, तो इस संक्रमण से किस तरह से बचा जा सकता है, बॉडी में किस तरह से अपने आप को डेवलप किया जा सकता है कि संक्रमण से अपने आप को बचाया जा सके? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है, मीन्स लंग्स का जो ट्यूबरकुलोसिस, वो एयरबोर्न डिजीज है। मीन्स आपके साथ में कोई रहता है या पड़ोस में जो होता है, अगर वो छींक खाता है या फिर खांसी करता है तो उसके थ्रू बैक्टीरिया जो ट्यूबरकुलोसिस जो होते हैं वो हवा में फैलते हैं, और जो साथ में कोई कांटेक्ट में है तो उनको जल्दी होने के चांसेस रहते हैं। सामने वाला बंदा जो है उनकी अगर इम्यूनिटी भी डाउन है, कोई डायबिटिक पेशेंट है, कोई कैंसर पेशेंट है, कोई ओल्ड एज पेशेंट है, या फिर जो स्मोकिंग करते रहते हैं जिनको कहते हैं कि दमा की बीमारी है ऑलरेडी, तो उनको ये जल्दी इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है शरीर के अंदर। जी। अगर आपको लगता है कि आपके पड़ोस में, आपके घर में किसी को ट्यूबरकुलोसिस हुआ है, तो बेस्ट है कि आप उसको भी मास्क दो लगा के रखें और आप खुद भी मास्क पहन के रखें, ताकि उनका इन्फेक्शन आपको ना लगे। जी, आपने बताया कि इम्यूनिटी जो है वो कम है, इस वजह से ट्यूबरकुलोसिस होता है। एक दर्शक और जुड़ गया हमारे साथ, प्रीति ने हमें कॉल किया है। प्रीति, बताइए अपना सवाल। जी मैम, मुझे पिछले 10-15 दिनों से खांसी हो रही है, जिससे गले और सीने में भी ना बहुत दर्द है, तो दवाई लेने पर भी कुछ खास असर नहीं हो रहा। तो इसके लिए मैं जानना चाहती हूँ डॉक्टर साहब से कि क्या ये टीबी के लक्षण तो नहीं है? जी प्रीति जी भी ये सवाल पूछ रहे हैं। बी.एन. मिश्रा जी, मैं गुजारिश करूंगी कि आप प्रीति जी को मैं ये सलाह दूंगा कि ये चूंकि अब 2 हफ्ते लगभग होने जा रहे हैं इनके खांसी का, तो इनकी एक बेसिक जांच तो करा ही ले, जिसमें इनके
पीबीसी होगी जिसमें कि इन्फेक्शन पता चलेगा कि सीजनल इन्फेक्शन है या कुछ और है। जी उसमें यदि इन्फेक्शन लोकल इन्फ्लुएंजा अगर वगैरह नहीं आता है तो इनको आगे की जांच करानी ही चाहिए, जिसमें एक्सरे और बलगम की जांच होती है। ये क्लियर हो जाए कि ये इन्फेक्शन ट्यूबरकुलोसिस की तरफ तो नहीं, क्योंकि 2 हफ्ते से ऊपर हो गया है और ये मेडिसिन भी ले रही हैं, तो इन्हें जरूर जांच करानी चाहिए। जी। तो प्रीति जी, आशा करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। हमारे साथ पानीपत से रमेश जी जुड़ गए। रमेश जी, स्वागत है आपका खबर फास्ट में, बताइए अपना सवाल। मेरा सवाल ये है, जब मुझे सर्दी होती है ना, सर्दी के दौरान सांस फूलती है और मतलब छींकें भी बहुत आती हैं और सीने में ऐसा लगता है जैसे सीना में मतलब जो कोई जैसे कड़न सी फील होती है, तो इस मतलब किस तरह किसके सिम्टम्स हो सकते हैं? जी, शिवम परमार जी, अगर गुजारिश आपको करूंगी लंबे टाइम से होता है और अगर जी। सीजनल होता है तो ज्यादातर चांसेस है कि आपकी एलर्जिक है, जैसे चेस्ट टाइटनेस हो जाना या फिर स्नीजिंग ज्यादा आना, इकट्ठी 5 से 6-7 अगर स्नीजिंग होती है, छींकें आती रहती है, तो एलर्जिक होने के ज्यादा चांसेस है। तो बेटर है आप IgE लेवल करा लीजिए। इसमें और भी टेस्ट होते हैं, एलर्जन टेस्ट होता है जिसमें फूड से एलर्जी है, कोई ड्रग से एलर्जी है, कोई डस्ट से एलर्जी है, वो सारा उसमें पता चल जाता है। तो आपको डिफरेंशिएट ये करना है कि आपको एलर्जिक है या कोई इन्फेक्शियस है। ज्यादातर चांसेस आपको एलर्जिक होने की है कंडीशन में। तो बिल्कुल लगातार हम बात करें कि किस तरह से ट्यूबरकुलोसिस होता है। शिवम जी, आपसे जानना चाहूंगी, आप बता रहे हैं कि किस तरह से डिफरेंशिएट जो है वो कर सकते हैं। तमाम तरह की बीमारियां होती हैं, वो सिम्टम्स जो हैं उसके अलग अलग नज़र आते हैं। तो हम बात करें कि किस तरह से खांसी और जुकाम सीजनल होता है, किस तरह से एलर्जिक भी है, वो भी एक कैटेगरी है, और ट्यूबरकुलोसिस जो है वो भी एक कैटेगरी है। तो कहीं ना कहीं माना जाए कि ट्यूबरकुलोसिस एक बिगड़ती हुई हालात है जिसमें बहुत ज़्यादा खांसी है और तरह की जो सिम्टम्स हैं वो भी देखने को मिलते हैं, शरीर टूटता है, और आप बता रहे हैं कि जो वज़न है वो भी बहुत ज़्यादा घट जाता है। जब आप खांसी करते हैं तो खून भी इसमें आता है। तो कहीं ना कहीं माना जाए कि यदि बहुत दिनों तक खांसी है, बहुत लंबे समय से खांसी हो रही है, तो ये स्थिति में पेशेंट पहुंच सकता है। हाँ जी, बिल्कुल पहुंच सकता है। अगर ट्यूबरकुलोसिस, कई बार पेशेंट ऐसे भी आते हैं जिनको 7 डेज की सिर्फ हिस्ट्री होती है और जी। उसमें भी उनके केसेस में पॉजिटिव होने के चांसेस रहते हैं कि उनके एक्सरे में जैसे देखा जाता है या बलगम की जांच कराते हैं उसमें ट्यूबरकुलोसिस निकल जाता है। अगर लंबे टाइम से अगर उस बीमारी का इलाज ना किया जाए जल्दी से, तो इन फ्यूचर वो लंग्स फाइब्रोसिस हो जाता है, अंदर की जो होने के चांसेस रहते हैं, जिससे मेजर ब्लीडिंग हो भी सकती है मुंह से, और आगे जो होता है उनको परमानेंटली सांस की बीमारी भी हो सकती है। ब्रोंकियल चेंजेस होते हैं साथ में ना। जी, रोहतक से हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, संदीप से बात करते हैं। संदीप, स्वागत है आपका खबर फास्ट में, बताइए अपना सवाल। हाँ जी मैडम, मैं ये पूछ रहा था, अभी मैं देख रहा था आपकी स्क्रीन पे ना जी, वो लिखा हुआ था कि ये हवा से भी फैल जाता है जी। तो हमारे परिवार में एक मेरे छोटे भाई, उनको टीबी के सिम्टम्स से हमने चेक कराया, तो उनको टीबी के शुरुआती लक्षण डॉक्टर ने बताए, तो उनका इलाज चल रहा है डॉट्स का। तो अभी क्या उनके कांटेक्ट में रहने से जो कहते हैं उनको भी क्या ये चीज हो सकती है क्या, मतलब ऐसा कुछ डर उनको भी है क्या जो बाकी घर के लोगों को? जी पीएन मिश्रा जी, एक अच्छा सवाल आप तक पहुंचा है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। किसी घर में किसी आदमी को यदि ट्यूबरकुलोसिस हो गया है तो क्या उनके संपर्क में रहने वाले को हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन यदि वो ट्रीटमेंट शुरू कर दिए हैं तो यूजुअली देखा गया कि ओपन ट्यूबरकुलोसिस उसको कहते हैं जिसमें कि बलगम में आपको खून आता हो, ब्लड आता हो। उस तरह के केस में 30 दिन के बाद वो नॉन इन्फेक्शियस हो जाता है। यदि आप प्रॉपर ढंग से मेडिसिन ले रहे हैं तो आफ्टर 21 डेज ऑफ ट्रीटमेंट वो नॉन इन्फेक्शियस हो जाता है। उसके बाद कांटेक्ट में रहने के बावजूद भी होने की संभावना कम रहती है, और उससे पहले थोड़े प्रिकॉशंस लेने चाहिए। जी, तो आशा करते हैं आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। शिवम परमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम जी, आपने बताया कि किस तरह से अलग अलग सिम्टम्स जो हैं वो रहते हैं, और यदि हम अपने फूड सर्कल को ठीक करते हैं, फूड साइकिल को हम ठीक करते हैं, कहा जाता है कि सही समय पर खाना खाना चाहिए और एकदम से क्वांटिटी एकदम से खाना नहीं खाना चाहिए। 5 टाइम मील्स जो है वो ज़रूर दिन में लेने चाहिए और बहुत सारा पानी पीना चाहिए। ये जो छोटी छोटी बातें हैं कितनी ज़्यादा अहमियत रखती हैं हमारे डेली रूटीन के लाइफस्टाइल में? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो तभी ज्यादातर होते हैं जिनकी इम्यूनिटी डाउन होती है। तो ये सारे इन्फेक्शियस होते हैं, लाइक ट्यूबरकुलोसिस भी कम्युनिकेबल डिजीज है, वो तब होता है जब आपकी इम्यूनिटी डाउन चली जाती है।
अगर आप फूड लेते हो चाहे 2 बार लो 3 बार लो, लेकिन आपका हेल्दी फूड है तो आपकी इम्यूनिटी डाउन नहीं होगी। जी एंड जब कई लोग ऐसा कहते हैं कि सर्दी में पानी कम पीते हैं, लेकिन जी सर्दी में गर्मी से ज्यादा पानी पीना चाहिए। बेसिकली थ्रू आउट द सीजन जो होता है आपको पानी की नीड ज्यादा रहती है। अगर आप सर्दी में अगर थोड़ा सा ल्यूकवार्म वाटर पीते हो तो आपकी इम्यूनिटी मेंटेन रहती। एक रीजन होता है कि आपका जो गट जो होता है, आपके इंटेस्टाइन्स जो होती है वो साफ रहनी चाहिए। बिल्कुल मेन जो होता है इसका रूट जो होता है कोई भी इन्फेक्शन का, अगर आपके गैस बनती जिनको कॉन्स्टिपेशन जो होती है, गट क्लियर नहीं होंगे तो इम्यूनिटी एक टाइप की डाउन रह चली जाती है। और ल्यूकवार्म वाटर जो होता है वो अपनी गट को क्लियर रखते हैं। सो बेटर है कि आप इस सर्दी की सीजन में पानी अच्छी तरह से पिए। बिल्कुल, ये शिवम परमार जी ने बिल्कुल सही कहा कि गर्मियों से ज़्यादा हमें सर्दियों में पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। यदि हम सोचते हैं कि सर्दियाँ हैं हमें पानी नहीं पीना, तो हम यहाँ पर गलत हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। ल्यूकवार्म वाटर अगर आप पीते हैं, थोड़ा गुनगुना गर्म पानी पीते हैं, तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। बीएन मिश्रा जी से मैं पूछना चाहूँगी, जिस तरह से भी बता रहे थे कि यदि एक किसी व्यक्ति को हुआ है घर में ट्यूबरक्लोसिस, उससे और लोगों को भी हो सकता है, ये भी डर रहता है। और किस तरह से ट्रांसफरेबल रहता है ये, और उपचार कितने दिनों में इसका शुरू कर देना चाहिए, कितना वेट जो है वो पेशेंट को करना चाहिए? क्योंकि एक बार तो लगता है कि क्या पता नॉर्मल जो है आपको सीजनल ये आपको बैक्टीरिया हुआ हो, सीजनल एलर्जी हो, तो कितना वक्त होता है पेशेंट के पास इसका ट्रीटमेंट शुरू कर देने के लिए? 2 बातें हैं इसमें। जिसके घर में ऑलरेडी कोई टीबी का पेशेंट है और वो डायग्नोज हुआ, वो ट्रीटमेंट ले रहा है, तो ट्रीटमेंट लेने से पहले वो कितने दिन तक वो कितने दिनों से वो इन्फेक्टेड था कोई नहीं जानता है। बिल्कुल। तो क्योंकि जब डायग्नोसिस हुई उसके बाद से तब उसकी मेडिसिन चली है, उससे पहले हो सकता है कि वो अपने घर या नियर बाई को इन्फेक्टेड किए हों। इस कंडीशन में जिस घर में भी पॉजिटिव केस होता है या ओपन ट्यूबरक्लोसिस के केस होते हैं, उनसे हर मेंबर को अपनी जांच करानी चाहिए। जिसमें बेसिक जांच वही एक्सरे होता है, स्पूटम का टेस्ट होता है, स्कीमेट होती है, जिससे पता चल जाता है कि इनको इन्फेक्शन लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। ये तो होता है उनके लिए जिनके घर में ऑलरेडी कोई ना कोई पॉजिटिव केस है और जिनकी स्टार्ट हुई दवाई, और जिनके घर में भी पता नहीं है और खांसी उनकी हफ्ते 1.5 हफ्ते से ऊपर चली गई है, इसका कोई और दूसरा कोई रीजन ऑब्वियस नहीं दिख रहा है जी। तो फिर उसमें उनको जांच करके अपना ट्यूबरक्लोसिस की जांच करानी चाहिए जी। जिनको कोई घर में टीबी का पेशेंट हो या ना हो, या हफ्ते 2 हफ्ते से ज्यादा का खांसी है, बलगम बस शिवम जी आपसे एक शॉर्ट सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी। अगर हम बुजुर्ग और बच्चों की बात करें तो कितना ज्यादा इन्फेक्टेड बच्चे और बुजुर्ग इससे ज्यादा हो सकते हैं, किस तरह से अपना ध्यान रखें? ज्यादातर तो जो बुजुर्ग जो होते हैं, मेल पेशेंट जो होते हैं, मीन्स में जो स्मोकिंग करते हैं उनको ज्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि उनके लंग्स जो होते हैं ऑलरेडी स्मोकिंग की वजह से डैमेज हो जाते हैं। सो दे इन्फेक्शन जल्दी को लग जाते हैं। एंड बच्चे में इतने केसेस कम देखने को मिलते हैं जी। अगर उनकी डाइट अच्छी तरह से ले रहे हैं तो चांसेस उनको कम है, लेकिन ज्यादातर जो है एल्डरली पेशेंट ट्यूबरक्लोसिस के चांसेस रहते हैं। बिल्कुल। बीएन मिश्रा जी, शिवम परमार जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपका डॉक्टर देख रहे थे आप, और लगातार हम बात कर रहे थे ट्यूबरक्लोसिस की कि किस तरह से ट्यूबरक्लोसिस का उपचार जो है वो किया जा सकता है, किस तरह से आप हेल्दी लाइफस्टाइल रखने के बाद ट्यूबरक्लोसिस से बच सकते हैं। जी हाँ, नियमित व्यायाम कीजिए और हेल्दी फूड खाइए, पौष्टिक आहार लीजिए, तो आप ट्यूबरक्लोसिस से एकदम बच सकते हैं। आपका डॉक्टर में आज मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।